अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान तो बाहर हुआ, साथ में पाकिस्तान से फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर चला गया, यानी कि दुबई चला गया। लेकिन आज पहले सेमीफाइनल के बाद दूसरा सेमीफाइनल हुआ जिसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए अपनी जगह बना ली और वो फाइनल में पहुंच गया। फाइनल टाकरा अब भारत के साथ होगा, यानी कि न्यूजीलैंड वर्सेस भारत। अब ये मुकाबला होने जा रहा है। कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही टीमें दुनिया क्रिकेट की बेहतरीन टीमें हैं। आज के मैच में साउथ अफ्रीका ने वही किया जो वो हमेशा करती है, यानी कि बड़े मैचेस में जितनी भी अच्छी टीम होती है साउथ अफ्रीका, लेकिन बड़े मैचेस में उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और बड़े मैचेस की वो टीम नहीं है और उसने साबित किया कि उसने ऐसे ही क्रिकेट खेलनी है। लेकिन कुछ इनिंग्स काफी अच्छी रही, इस पर बात करेंगे आज के मैच पर। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट पर बात ना की जाए तो शो मुकम्मल नहीं होता, गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती, डिबेट मुकम्मल नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट ने इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो स्क्वाड का ऐलान कर रखा है उस स्क्वाड पर बहुत सारी तनकीद हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपने जब यह दावा किया था कि आप चैंपियंस कप और इसी तरह से कायदा ट्रॉफी हो या आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, जो जो वहां परफॉर्म करता रहे उसको आप आगे मौका देंगे और वही एक प्लेटफॉर्म होगा। आप परफॉर्म करते तो आगे आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया उसके बावजूद आपने जगह नहीं दी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान टीम में जहां पर सिलेक्शन पर बात होती है, कोचिंग पर बात होती है, कोच कौन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, यहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान टीम में बैटिंग कोच को भी लाया जा रहा है, यानी कि एक नया बैटिंग कोच आएगा और उसके लिए मोहम्मद यूसुफ का नाम टॉप पर आ रहा है। मोहम्मद यूसुफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम के साथ बतौर बैटिंग कोच मुंसलिक हो सकते हैं और यह भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ बहुत जल्द इस हवाले से जो उनके साथ बातचीत चल रही है अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी। मोहम्मद यूसुफ माजी में भी पाकिस्तान टीम के साथ अटैच रहे, कुछ अर्सा पहले वो सिलेक्शन कमेटी में काम करते रहे, लेकिन उससे पहले वो अंडर 19 टीम के साथ भी बतौर कोच पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। पाकिस्तान के पहले इससे पहले भी वो बैटिंग कोच के तौर पर काम करते रहे हैं। लेकिन अगर वो दोबारा आते हैं तो मोहम्मद यूसुफ क्या पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा मसाइल हैं, जो डॉट बॉल खेलती है टीम, इसी तरह से जो अग्रेशन नहीं है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, क्या मोहम्मद यूसुफ उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं या फिर किसी और कोच को लाया जाएगा, क्या चलेगा इस हवाले से, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे अपने पैनल से। अपने पैनल का तारुफ करवा दूं, हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब और इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफी गहरी नजर होती है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट पर और पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हुए हालात पर। सबसे पहले आगाज करते हैं शुएब जट साहब से। शुएब, सबसे पहले आज के मैच पर गुफ्तगू करते हैं। दूसरा सेमीफाइनल भी हो गया, पाकिस्तान तो बाहर हुआ टूर्नामेंट से, लेकिन साथ में फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर चला गया। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फाइनल होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ सर क्या हुआ है? हमेशा ही ऐसे होता रहा? आज का मैच आपने देखा, बड़ा मैच था, हाथ पांव फिर से फूल गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं समझता कि आज के मैच में वो चौक किए हैं, क्योंकि उनका मुकाबला एक तगड़ी टीम से था। जब आपका मुकाबला तगड़ी टीम से होता है तो फिर आप चौक नहीं करते, फिर कांटे का मुकाबला होता है। हाँ, ये जरूर है कि बवुमा जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी इनिंग्स का, उनकी इस मैच का विलेन साबित हुआ, उनका कप्तान उनको लेट हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के साथ एक लंबे अरसे से ऐसे मामला चल रहे हैं कि जो भी कप्तान आता है वही टीम को लेकर डूबता है। तो आप जाके देखिए, इतनी डॉट बॉल, जब आप 362 रन का जो है वो ताकुब कर रहे होते हैं, फिर इतनी डॉट बॉल्स जो है वो आप अफोर्ड नहीं करते। उस इनिंग्स ने पूरे मैच का सत्यानाश कर दिया। फिर डेविड मिलर की सेंचुरी भी रायगा गई, फिर डाउसन की कोशिशें वो भी रायगा गई। लेकिन मैं किसी तौर पर नहीं समझता कि इस मैच में जनूबी अफ्रीका चौक किया है। हमेशा जनूबी अफ्रीका तब चौक करती रही है जब अपोनेंट जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ा वीक नजर आ रहा होता था। लेकिन ये अपोनेंट, ये चैंपियंस ट्रॉफी का विनर अपोनेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके पास तमाम ही इसके बॉक्सेस टिक हैं। उनके बेहतरीन पेसर्स जो है मैट हेनरी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके बेहतरीन स्पिनर जो है वो उनके कप्तान सेटनर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके बेहतरीन जो है वो बैटर्स चाहे केन विलियमसन हो, उन्होंने भी सेंचुरी की, फिर रविंद्रा सेंचुरी कर रहे हैं, और फिर नीचे जो है ना वो वैल्यू ऐड करने वाले भी हैं फायरिंग पावर के तौर पे। तो इस मैच को कम से कम आप चौक ना कहें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। हाँ, ये जरूर कहें कि बड़े मैच में जनूबी अफ्रीका जो है वो उनका कप्तान को लीड हुआ, उनका कप्तान उनको ले डूबा है। कुछ स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं दोनों टीमों के जो बेस्ट परफॉर्मर रहे, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, वो आपको दिखाते हैं और मजीद फिर उस पर हैं। यानी कि आज केन विलियमसन ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और काफ़ी लंबे अरसे के बाद शायद उनकी जानब से ऐसी इनिंग आई है और बड़े बैट्समैन हैं। रन हैं उनके 102, बॉल्स उन्होंने खेली 94 और जिसमें 10 जो कि 2 छक्के लगाए गए। 108 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज इस इनिंग को खेला है। दूसरी जानिब मिलर, जिनको
दुनिया क्रिकेट में किलर भी कहा जाता है, यानी कि एक उनके नाम के साथ अटैच कर दिया जाता है कि वो बहुत तेज़ खेलते हैं और अगली टीम को अच्छा खासा फेंटा लगाते हैं। तो आज उन्होंने वैसे ही किया, एक एंड से वो खेलते रहे, छक्के चौके मारते रहे, लेकिन दूसरे एंड से बाकी किसी भी प्लेयर ने उनका साथ नहीं दिया। रन्स यानी कि 100 किए और बड़े इंटरेस्टिंग थे उनका ये 100 रन्स करना। जब बिल्कुल कम बॉल रह गए थे तो उन्होंने एक छक्का भी मारा और उसके साथ साथ 2 रन्स लिए, और यूं उनकी आखिरी बॉल, जो इनिंग की आखिरी बॉल थी, उस दौरान उनका 100 मुकम्मल हुआ, लेकिन वो अपनी टीम को मैच जितवा नहीं सके। सो ये भी बड़ी एक डिफरेंट सी सिचुएशन थी इस प्लेयर के लिए जिसने इतनी ज़्यादा जान मारी लेकिन टीम को जितवा नहीं पाए। हसनैन लियाकत, आज के मैच पर क्या बात करेंगे? साउथ अफ्रीका ने वही किया। शुएब कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें खेल रही थी, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, लेकिन उनके कप्तान उनको मरवा गए। देखिए, शोएब भाई का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक बात मेरा ख्याल है मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब बाउमा और रासी वनडे खेल रहे थे तो उस वक्त आप देखिए कि कुछ स्कोरिंग रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के। ठीक है, उन्होंने डॉट बॉल खेले, लेकिन बाजुकात उनकी जानिब से एग्रेशन भी नजर आता था। हमारे कप्तान या फिर हमारे बाबर आजम साहब तो इतना टुक टुक करते हैं कि एग्रेशन दूर की बात है, 30 ओवर में जाके 100 स्कोर बनाते हैं। उनका स्कोरिंग रेट दूसरे एंड से वेंडरडुसन भी चला रहे थे और टुक टुक करने के बावजूद भी बाउमा भी कहीं ना कहीं पे इनसाइड आउट खेलते हुए हमें नजर आए। सेकेंडली, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल ठीक जा रहा था, कोई इतनी गलती नहीं थी साउथ अफ्रीका में। आज शोएब की एक बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो चोक नहीं किया, कुछ गलत डिसीजंस हुए। एक तो ये है कि एडम मार्करम उनके ऊपर एक बोझ बनता है। जिस तरह से आप देखिए ना कि बाबर आजम है पिछले 2-3 साल से 30-35 रन बना के आउट होते हैं, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में बहुत ही कैलिबर के प्लेयर है एडम मार्करम, कोई छोटे प्लेयर नहीं है। लेकिन आप मार्करम के ऊपर अगर थोड़ा सा थीसिस करें ना तो मार्करम 30-35 रन 40 रन बना के आउट होते हैं और सेम एक ही बॉल पे कॉट एंड बोल्ड होते हैं। मार्करम के आउट होने के बाद क्लासन जिस लम्हे आए थे तो वहां पे क्लासन को अगर थोड़ा सा रुक के खेलते, जिस तरह वो क्लासन पाकिस्तान के खिलाफ रुक के खेले थे, मेरे ख्याल मुझे याद है कि 14 गेंदों पे इनके 4 रन थे, लेकिन उनको भी वहां पे ट्रैप किया सेंटनर ने। जहां पे क्लासन आउट हुए उसके बाद से मुझे उम्मीद नहीं थी कि साउथ अफ्रीका इस हद तक चला जाएगा। वो तो मिलर ने आखिर हद तक उनको सेंचुरी भी दिलवाई, फिर 50 रन से वो हारे, अदरवाइज ये शिकस्त आई थिंक 100-150 रन की होती। लेकिन क्लासन का आउट होना, मार्करम का अगेन चोक करना, मेरा ख्याल बड़े मैच में सबसे ज्यादा चोक मार्करम ने किया, ये गलत आउट हुए। और उससे पहले रासी वनडे ये 3 विकेटें जो थी, अगर ये थोड़ा सा सैनिटी प्रिवेल करते, बाउमा थोड़ा सा बहुत जरूर थे, बाउमा अगर आउट हो गए तो उसका कोई मसला नहीं था, वो साउथ अफ्रीका के लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन ये 3 विकेट, इनमें से कोई भी एक विकेट पे रहता, या स्पेशली क्लासन थोड़ा सा अगर 40 ओवर तक चले जाते और स्कोर अगर आखिरी 10 ओवर में 120-40 के करीब होता तो मिलर और क्लासन ये रन्स कर सकते थे। यहां पे थोड़ा सा गलती हुई है साउथ अफ्रीका की जानिब से, अदरवाइज एक तगड़ा मैच हुआ, जबरदस्त मैच हुआ। शुएब, अगर हम बात करें केन विलियमसन की, काफी लंबे अरसे के बाद उनकी जानिब से एक अच्छी इनिंग आई है, और उससे पहले यानी कि उसके बाद अब उनका मुकाबला इंडिया से, और वो है फाइनल। और फाइनल से पहले केन विलियम जैसा बैट्समैन फॉर्म में वापस आ गया, एक अच्छी इनिंग खेली। क्या उनकी फॉर्म वापस आ गई है और बड़े मैच से पहले वो भारत के लिए कोई खतरा हो सकते हैं? देखिए, यकीनी तौर पे 19,000 इंटरनेशनल रन भी उन्होंने अपने मुकम्मल किए, सेंचुरी आज बनाई। तो उनकी क्लास जो है वो नेक्स्ट लेवल की क्लास है। ये मतलब उन खिलाड़ियों में है जो अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं। आज वो न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले भी खिलाड़ी हो गए, और ये खिलाड़ी जो है ना, ये समझते हैं कि क्रिकेट के चैप्टर बन जाते हैं, ये क्रिकेट का बाप बन जाते हैं। और जहां तक आपने फाइनल की बात की है, देखिए ये 300 प्लस गेम थी, फाइनल शायद 300 प्लस का गेम ना हो। वहां पे आप देखिए दुबई में अभी तक जितने मैचेस हुए वो 250 के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। तो उस मैचेस में आपको एक चीज और मैं याद दिलाऊंगा कि नैरोबी में मैच था चैंपियंस ट्रॉफी 2000 का फाइनल, वो भी इन्हीं 2 टीमों के दरमियान हुआ था, न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान। वहां पे शाहरुख गंगोली ने सेंचुरी की थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। फिर क्रिस केज गालिबन जो उन्होंने जवाबी सेंचुरी की थी और उनकी टीम जीती थी। वो कंडीशंस और दुबई की कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं था कि वो एकदम सीमिंग ट्रैक पे हो रहा था, तो उसी तरह की फंसी हुई विकेट होगी। लेकिन इस न्यूजीलैंड को मैं उस न्यूजीलैंड से ज्यादा मजबूत समझता हूं, क्योंकि इसके पास मैंने आपको कहा ना कि ओपनर से लेके 90 नंबर तक मुकम्मल बैटर्स मौजूद है, ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो तेजी से रन बना सकते हैं। इसी तरीके से इनके पास हेनरी से लेके और फ्लिप्स तक जो है वो ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो अपोनेंट को किसी भी टाइम मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इंडिया के लिए हर सूरत में ये लोहे के चने साबित होंगे। अगर कोई ये समझता है कि एक बड़ा वन साइड फाइनल होगा, तो मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये चांसेस लगते हैं कि ब्लैक कैप्स जो है वो एक मरतबा फिर रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत को लेकर उन्होंने जीता, तो यही उनका गालिबन एक ही आईसीसी का टाइटल न्यूजीलैंड के पास पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि अब उनके टाइटल की तादाद 2 हो जाए।
सही हो गया। हसनैन, जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम मजबूत है या भारत मजबूत है, अब चूंकि फाइनल उनका है तो वो डिस्कशन में ज्यादा आगे हैं। न्यूजीलैंड एक ही मैच हारा इस टूर्नामेंट में और वो मैच भी वो भारत से हारा है ग्रुप मैच में, आपको पता है। तो आप क्या समझते हैं कि फाइनल में न्यूजीलैंड टीम डिफरेंट नजर आएगी या फिर उसी तरह का आपको मैच देखने को मिलेगा? देखिए, जो पहला मैच वो हारे हैं ना, भारत को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत ट्रैवल नहीं कर रहा। भारत वहीं पे है, वहीं पे अपनी प्रैक्टिस करता है, वहीं पे अपने मैच खेलता है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड ओवरनाइट वहां पे गई, उसके बाद एक दिन उन्होंने रेस्ट की और अगले दिन उन्होंने मैच खेला। अनफॉर्चुनेटली रन्स को इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शायद इंडियन स्पिनर्स को, इंडियन बॉलिंग को दाद देनी होगी कि जिन्होंने न्यूजीलैंड का कला कमा किया। लेकिन अब बहुत ज्यादा रेस्ट है। अब आप देखिए कि आज वो यहां से वहां पे जाएंगे, 1-2 दिन रेस्ट भी है, फिर उसके बाद एक आध दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैच डे है। मेरा ख्याल है कि अगर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को देखा जाए तो इसमें फास्ट बॉलिंग में वो इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। फिर अगर स्पिन बॉलिंग में देखा जाए तो उधर अगर वरुण चक्रवर्ती हैं तो यहाँ पे सेटनर हैं, फिर रविंद्रा आप देख लें कि वो किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, फिर फिलिप्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो स्पिन बॉलिंग का भी मैच पड़ा है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में मुझे अपर एंड लग रहा है न्यूजीलैंड का। और फास्ट बॉलर्स वहां पे जिस तरह शामी विकेटें ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुबई की कंडीशन में फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही नित्य हो जाते हैं। वो हमारे फास्ट बॉलर्स जाके वहां पे रन खाते हैं। अगर कोई अकलमंद फास्ट बॉलर होगा, मैट हेनरी, तो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये जो दूसरे उनके नौजवान 2 फास्ट बॉलर्स हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें। एक तो उनके दराज कर दें और वो वहां पे जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फाइनल आपको एक ऐसा फाइनल देखने को मिलेगा जिस तरह से 2019 का फाइनल हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। एक बड़ा नेल बाइटिंग फाइनल हुआ था। उसके बाद आपको यानी कि आप इस बात से एग्री करें कि बड़ा मुकाबला होगा और अच्छा खासा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा, वन साइड ट्रैफिक नहीं चलेगी इसमें। शुएब, जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की दोनों टीमों की, जैसे हसनैन ने भी बात की कि स्पिनर्स दोनों टीमों के पास हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके कैप्टन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सेंटर, और इसी तरह से भारत तो बहुत सारे स्पिनर्स को साथ लेकर आया है। फर्क क्या होगा? फास्ट बॉलर फर्क क्रिएट, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर स्पिनर्स क्रिएट कर रहे हैं दोनों के, अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट को बात करें फाइनल को सामने रखते हुए? यार मैं ये समझता हूं कि ठीक है, बॉलर्स का भी तकाबली जायजा ले लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैटर्स का इम्तिहान होगा। जो बैटर्स अपने नर्व्स पे काबू पा लेंगे वो अपोनेंट को लिटा देंगे, वो अपोनेंट से मैच छीन के लेके चले जाएंगे। टॉस भी मैटर करेगा और उसके बाद बैटर्स किस तरीके से गेम को लेके चलते हैं। बॉलर्स तो देखिए, वो कंडीशंस जो है वो बॉलर्स की फेवर में है। बिल्कुल हसनैन की बात को मैं सेकंड करूंगा कि वो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक नहीं था कि जो वहां पे कटली बन जाता या बेबसी की तस्वीर बना हुआ नजर आए। ये न्यूजीलैंड का जो है ना बॉलिंग अटैक है, इनके पास सारी फ्लेवर है। अलबत्ता इंडिया का फास्ट बॉलिंग लिंक मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा जो है वो पावरफुल है। ठीक है, जो न्यूजीलैंड की बैटिंग की स्ट्रेंथ को अगर आप देखते हैं, फिर जाके आप इंडिया के फास्ट बॉलिंग को देखते हैं, तो मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा कि कोई जो है ना वो उसमें ऐसी बात नहीं है कि जिसको हैंडल ना किया जाए। ऑस्ट्रेलिया जो हारा है मैच इंडिया से, वो अपने डिसीजंस की वजह से हारा है। उन्होंने जैसे टॉस जीत के पहले बारी ले ली, नहीं लेनी चाहिए थी। इसी तरीके से उन्होंने अपने जो है ना 1-2 बैटर्स को बाहर बिठा दिया जिनको खिलाना नहीं चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है वो इंडियन बॉलिंग लाइन को आराम से झेल लेंगे। ये वरुण चक्रवर्ती है या उनका जो जडेजा है या अक्षर पटेल है, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जो 20 ओवर या 15 ओवर जो ये फास्ट बॉलर से डालने जाएंगे, क्योंकि 4 अगर स्पिनर्स के साथ जाते हैं, तो वो 15 ओवर मेरे ख्याल से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड को जीतने के लिए एक बेस फराहम कर सकते हैं। शुएब, एक बात चल रही है कि एक मुसलसल एक डिबेट चल रही है कहीं ना कहीं कि जी एक ही वेन्यू पर खिलाया जा रहा है। जैसे हसनैन ने भी अभी एक सवाल के जवाब में बात की है कि उसको ये एडवांटेज हासिल है भारत को, और स्पिनर्स इसीलिए उसने रखे कि उसे पता था हमने दुबई में खेलने। लेकिन उनके साबिक कप्तान जो गौतम गंभीर भारतीय कोच जो हैं गौतम गंभीर कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में भी तमाम मैचेस खेलते तब भी हम 2 स्पिनर्स के साथ ही जाते हैं, यानी कि 2 रेगुलर स्पिनर्स की वो बात कर रहे हैं। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुबई में खेल रहे हैं या फिर पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो हम वहां पर भी 2 स्पिनर्स के साथ ही जाते। तो ये जो डिबेट है कि भाई वो इसलिए लेकर गया कि उनको सिर्फ सेम एक जैसी कंडीशन दी, उन्हें पता है फाइनल भी यहीं खेलेंगे, सेमीफाइनल भी यहीं खेलेंगे, तमाम मैचेस भी खेलेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने इसका आपको पहले भी जिक्र किया था कि 2023 का वर्ल्ड कप जो है उसमें भारत जो है वो एक वेन्यू में नहीं खेला था, पूरे भारत में घूमता फिर रहा था। जाहिर है क्योंकि होम टीम थी तो उसने तमाम होम ग्राउंड पे जाके खेलना था। फिर वो खेलती खेलती फाइनल में जो है ना वहां पर आई।
ठीक है, वहां पर मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान का मैच उसी नरेंद्र मोदी में हुआ था, तो फाइनल भी वहां पर आई। इसी तरीके से आप किसी और मेगा इवेंट में जाते हैं तो वहां पे एक ही ग्राउंड पे टीमों को सारे मैचेस नहीं मिलते, टीमें खेलती खेलती फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं। तो आई डोंट थिंक सो, जब पहले ही तमाम टीमों ने तय कर लिया था कि ठीक है जी भारत नहीं जाना चाहता, तो कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ था, तो अब मेरे ख्याल से किसी को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। एक और मिसाल ये है कि पाकिस्तान में जब से क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान मतलब लेवल की, तो पाकिस्तान अपने ग्राउंडों में खेल रहा है, तो उनके ग्राउंडों पे न्यूजीलैंड ने क्या पाकिस्तान को नहीं हराया? क्या पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज नहीं हराई? क्या पाकिस्तान को जो है वो इसके चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में नहीं हराया? तो इसी तरीके से मैं स्ट्रेंथ को देखूंगा। कंडीशन बेशक ये सही है कि कंडीशन में आप जाके उसके मुताबिक यूज टू हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि किस तरह बिहेव कर रही है। तो न्यूजीलैंड के लिए यूएई नया नहीं है, बल्कि किसी भी टीम के लिए यूएई इसलिए नया नहीं है कि जितना अरसा पाकिस्तान अपनी क्रिकेट जो है न्यूट्रल ग्राउंड के नाम पे, न्यूट्रल वेन्यू के नाम पे यूएई में खेलता रहा है, तो आपने इंग्लैंड को खेलना सिखा दिया वहां पे, आपने जनूबी अफ्रीका को खेलना सिखा दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को खेलना सिखा दिया, आपने न्यूजीलैंड को खेलना सिखा दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। बैटर्स का इम्तिहान होगा, जिसके बैटर्स ने अपने नर्व्स पे काबू कर लिया वो टीम जीतेगी। वो टीम जीतेगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब वापस, तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या तब्दीलियां हो रही हैं और तब्दीलियां हो भी रही हैं या नहीं, जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनको लफ्ज तब्दीली कहना बेहतर है या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।